साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन करंट की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 मई। 31 मई के जो भी करंट अफेयर्स हैं हम लोग उनको देखेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखें। जारी नवीनतम सूचकांक के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से प्राप्त हो रहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन मॉरिशस, दूसरा अमेरिका, तीसरा सिंगापुर, चौथा चीन। तो आप एक बार सोचें, उसके बाद हम बताते हैं। ये है सिंगापुर। सिंगापुर से अब प्राप्त होने लगा है। इसके पहले मॉरिशस था। ये भारत सरकार द्वारा नवीनतम जारी आंकड़ा है जो कि 28 मई को जारी किया गया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी तक मॉरिशस था। मॉरिशस को पीछे छोड़कर सिंगापुर पहले स्थान पे आ गया है एफडीआई में। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का हिंदी होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि विदेशों से आने वाली कंपनियां भारत में सीधे निवेश करती हैं। उनको बहुत सारी छूट दी जाती है, कर में छूट दी जाती है, और यहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण में छूट दी जाती है, लाइसेंस में छूट दी जाती है, पर्यावरण के संबंध में छूट दी जाती है। बहुत सारी छूट दी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में लोगों को आकर्षित करना। जब लोग, विदेशी लोग आएंगे, भारत में निवेश करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, और रोज़गार प्राप्त होगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो फिर अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा। तो एफडीआई का बहुत सकारात्मक उद्देश्य होता है। हालांकि कभी कभी इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है हमारे छोटे छोटे उद्योगों को। तो पहला प्रश्न आपने देखा कि जो एफडीआई में सिंगापुर पहले स्थान पर है, और सिंगापुर हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्निप्रस्थ क्या है? अग्निप्रस्थ के बारे में आप जानिए। अग्निप्रस्थ एक मिसाइल पार्क है। ये एक मिसाइल पार्क है जिसकी स्थापना विशाखापत्तनम में की गई है। विशाखापत्तनम स्थान पूछ सकता है कि मिसाइल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो विशाखापत्तनम में की गई है। ये क्यों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये एक नई सोच है भारत सरकार की कि मिसाइल पार्क की स्थापना कर दो और वहाँ लोगों को मिसाइल के बारे में जागरूक किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि देखिए ये मिसाइल है, कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है। तो लोगों का रुझान उधर बढ़ेगा, तो लोग हो सकता है टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का प्रयास करें हमारे युवा, और नई वैज्ञानिक खोज हमारे यहाँ आगे बढ़ सके। तो ये सारी इसके पीछे सोच हो सकती है भारत सरकार की। तो अग्निप्रस्थ शब्द आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा मिसाइल है कि जहाज है कि टाइगर रिजर्व है कि ट्रेन है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं और फिर आपको मारना है कि ये मिसाइल पार्क है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चर्चा में रही नई शिक्षा नीति। चर्चा में रही नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे। 4 नाम आपके सामने हैं। के कस्तूरी रंजन है, सीकरी हैं, सदाशिव और यशपाल हैं। तो आपको इसमें जो मारना है वो क्या मारना है? आपको मारना है कस्तूरी रंजन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है नई शिक्षा नीति, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो अब चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो इसलिए नई शिक्षा नीति टल गई थी, नहीं तो अब तक शायद कुछ ना कुछ इसका भाग लागू हो चुका होता। तो अब पुनः शिक्षा ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे। तो अब इसकी चर्चा पुनः प्रारंभ हो गई है कि कब से लगाया जाए, किस क्लास से लगाया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा में पहले लगा दिया जाए कि माध्यमिक में कि उच्चतम में। तो ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो फिर से के कस्तूरी रंजन जी चर्चा में आ गए हैं, तो इसलिए इनका नाम आप रट लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे नज़रिए से। इसको हम 5 में 5 अंक देंगे कि ये आने वाला है। ठीक, आगे हम लोग अगर देखें तो वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है? यदि ये प्रश्न हम लोग देखें, जीडीपी आपको पता है इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो आपको पता है देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में, एक वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के उत्पादन को इसमें दिखाया जाता है। और इसमें जितने लोग होते हैं भारत में, जितने लोग होते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे देसी हो, सब के द्वारा उत्पादन को इसमें जोड़ा जाता
है, ये होता है जीडीपी। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है 2019-20, यानी ये जानते हैं आप कब का आंकड़ा है, 31 मतलब 1 अप्रैल 2019 से आज तक, यानी 31 मार्च 2020 तक का ये आंकड़ा है। तो आप सोचिए कि केवल इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, ऑप्शन इसका है 4.2%, 4.2%। आप लिख लीजिएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रही है। और ये आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इसमें कोरोना का प्रभाव शामिल नहीं किया गया है। बिना कोरोना के प्रभाव के ही देखिए भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो चुकी है, और जब अगला आंकड़ा जारी होगा जिसमें कोरोना का प्रभाव भी शामिल रहेगा तो हो सकता है ये और भी कम हो जाए। तो अब ये देखना है कि और आगे कम कितना होता है या स्थिर रहता है, देखना है। लेकिन ये आंकड़ा आपको याद रखना है 4.2% 2019 और 20 का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, इसमें एक प्रश्न हम ऐड करना भूल गए थे, आप याद रखिएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार आपको कह रहे हैं, ये चर्चा में है, तो इससे किस देश ने सभी संबंध तोड़ लिए हैं? WHO से किस देश ने सारे संबंध तोड़ लिए हैं, यानी WHO से बाहर निकल गया है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका इस बात को लेकर के खफा था कि WHO ने चीन का पक्ष लिया है, जबकि WHO में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का ही रहता है, आप सबको पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, अब किसी भी कीमत पर WHO के साथ हम नहीं रहेंगे, WHO को हम कोई अब चंदा नहीं देंगे, कोई अनुदान नहीं देंगे, अब WHO की जो इच्छा वो करे, अब हम उसके साथ में नहीं रहेंगे। तो अमेरिका अलग हुआ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अमेरिका अलग हुआ है WHO से। और WHO के बारे में हमने आपको बताया है, कई बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि उसकी स्थापना याद रखना, हमने इसको बताया है, तो बार बार इसको रिपीट करने से आपका समय खराब होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि हम एक भी फालतू प्रश्न शामिल करने का प्रयास नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही शामिल करते हैं। तो हमारे प्रश्नों को प्लीज़ आप याद रखिएगा, और आप जब परीक्षा देंगे तब आपको हमारी याद एक बार ज़रूर आएगी कि कैसे सर ने पढ़ाया है और कैसे आया है। तो अजीत जोगी का निधन हो गया। अजीत जोगी के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। ये डीएम रह चुके हैं, 1986 में राजीव गांधी के साथ आए और ये डीएम पद से इस्तीफा दे दिए और फिर नेतागिरी में आ गए। और आपको पता है ये कहाँ, ये ऐसे पूछेगा आपसे कि अजीत जोगी किस क्षेत्र से हैं, तो नेता थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, तो इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। ये नेता थे, ये पूर्व डीएम थे। कभी कभी बड़े परीक्षाओं में मिलाने के लिए लाइन दे देता है कि हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो वो पूर्व ब्यूरोक्रेट थे, नेता थे, राजनेता थे, छत्तीसगढ़ से संबंधित थे, मुख्यमंत्री थे, कुछ भी दे सकता है। तो आप कुछ बातें इनके बारे में याद रखिएगा कि नेता थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, छत्तीसगढ़ से संबंधित थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो बहुत सारे बातें इनके बारे में हैं, और ये टैलेंटेड व्यक्ति थे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला आप देखिए, छठा और आखिरी प्रश्न, टिड्डियों का प्रकोप भारत के किन राज्यों में जारी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन आप देखिए और आप मारिए। ये है ऑप्शन बी, पंजाब और राजस्थान। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको पता है? पहला प्रश्न आपसे इसमें और पूछ सकता है कि भारत में टिड्डियों का प्रवेश किस रास्ते से होता है, तो आप इसमें लिखेंगे पाकिस्तान। टिड्डियों का प्रवेश भारत में पाकिस्तान। ये हल्के मत लीजिएगा टिड्डियों को, क्यों? क्योंकि टिड्डियों को हम लोग नहीं झेले हैं। पंजाब और राजस्थान वालों से पूछिए टिड्डियों का प्रकोप। टिड्डियों का प्रवेश भारत में पाकिस्तान से होता है, और वर्तमान में पंजाब और राजस्थान इससे प्रभावित हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला इससे प्रभावित हो चुका है? तो झांसी। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला भी प्रभावित हो चुका है। हम आपको एक आंकड़ा बताना चाहेंगे कि जो टिड्डियों का एक वर्ग किलोमीटर में, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर है ये, तो इसमें जो टिड्डियाँ उड़ती हैं, तो मान के चलिए कि 5 से 8 करोड़ उनकी संख्या हो सकती है। कितना? 5 से 8 करोड़। एक दिन में यह लगभग 130 किलोमीटर की यात्रा भी तय कर लेती हैं। और आप एक आंकड़ा और जान लीजिए, टिड्डियाँ एक दिन में, ये जो टिड्डियों का दल होगा, लगभग 35,000
35,000 लोगों का भोजन ये लोग चट कर जाते हैं। तो टिड्डियाँ इतनी खतरनाक होती हैं, इस समय समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, टीवी में छाई हुई हैं, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय किसान मौसम की मार भी झेल रहा था, कोरोना की मार भी झेल रहा है, अब टिड्डियों की मार भी झेल रहा है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए साथियों हम लोगों ने 6 करंट अफेयर्स देखा, और 6 के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।